चलिए लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट क्लास में अपन ने पूरा किया था सप्लाई के बारे में। तो आज अपन एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कंपोजिशन लेवी। तो इसे कंपोजिशन लेवी या कंपोजिशन स्कीम के नाम से जानते हैं। ये नॉर्मल जो इनडायरेक्ट टैक्स है उससे अलग टैक्स है अपना अपने। कंपोजिशन लेवी या कंपोजिशन स्कीम क्या होती है पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर इसके प्रोविजंस को पढ़ना हम शुरू करेंगे। देखिए होता क्या है कि अगर एक कोई बिजनेसमैन है तो इस बिजनेसमैन के पास में जीएसटी के अंदर दो ऑप्शन है टैक्स देने के। एक या तो ये रेगुलर स्कीम के साथ चला जाए। रेगुलर स्कीम के अंदर क्या होता है, जितने की आपने सप्लाई करी है उसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज करना होता है। जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई हुई है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। ये रेगुलर स्कीम के अंदर होता है जो हमने सप्लाई के अंदर पढ़ा भी है। दूसरी एक स्कीम है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम के अंदर क्या होगा कि अलग तरीके से टैक्स देना होता है। अलग तरीके से कैसे हैं उसके बारे में जानते हैं। कंपोजिशन स्कीम के अंदर एक टर्नओवर है, आपको बिजनेस का टर्नओवर देखना पड़ेगा। और जो बिजनेस का टर्नओवर है उसका एक फिक्स परसेंटेज करना पड़ेगा जो आगे जाकर के हमें बताया जाएगा कि कितना परसेंट हमें करना होता है। तो दूसरी स्कीम के अंदर क्या होता है कि टर्नओवर का एक फिक्स परसेंटेज हमें करना है और जो परसेंटेज अमाउंट निकल के आएगा उतना डिपॉजिट कराना होगा। तो दो अलग अलग स्कीम हो गई। रेगुलर स्कीम में जनरली चलता है, बट कंपोजिशन स्कीम का एक ऑप्शन है कि चाहे तो कोई बिजनेसमैन ले सकता है, नहीं तो वो रेगुलर के साथ तो जा ही सकता है। तो इट्स एन ऑप्शनल स्कीम। और ये स्कीम भी सभी को नहीं मिलती, जो कुछ स्पेसिफाइड लोग हैं उन्हीं को ये स्कीम मिलेगी और उतना ही उनका टैक्स निकलेगा। जो टैक्स निकलेगा उसको कंपोजिशन टैक्स बोल सकते हैं अपन। ये डिपॉजिट कराना होगा सरकार को। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो कंपोजिशन टैक्स है कंपोजिशन टैक्स जो है वो सप्लायर को खुद के पॉकेट से जमा कराना पड़ता है। ये कॉस्ट है सप्लायर की। सप्लायर को खुद के पॉकेट से जमा कराना होगा।
अब जो भी उसका टर्नओवर हुआ, उसके टर्नओवर में से एक फिक्स परसेंटेज उसे सरकार को डिपॉजिट कराना है, जिसे कंपोजिशन टैक्स के नाम से जाना जाता है। अब ये जो स्कीम है ना, ये कुछ छोटे व्यापारियों के लिए बनी है जो जीएसटी में ज्यादा कंप्लायंस नहीं कर सकते या कंप्लायंस नहीं करना चाहते हैं। तो जो छोटे व्यापारी लोग हैं कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। बड़ी सिंपल सी स्कीम है, सिंपल सा तरीका है, आपके टर्नओवर का एक परसेंटेज आपको जमा कराना है सरकार को जाकर के। लेकिन होता क्या है कि ये आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। कंपोजिशन स्कीम वाला व्यापारी कभी भी जीएसटी को अपने बिल में नहीं बताएगा। कंपोजिशन स्कीम वाला व्यक्ति कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। हालांकि जो भी इनवॉइस वो आपको देगा, बिल देगा, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम या कंपोजिशन सप्लायर, और आपके ओनली गुड्स की वैल्यू दिखेगी लगाई हुई, उसके अंदर कोई भी टैक्स लगाया हुआ आपको नहीं दिखेगा। तो कंपोजिशन स्कीम वाला जो व्यापारी है वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। ऐसा इनवॉइस जिसके अंदर टैक्स लगा हो, जीएसटी लगा हो, वो इशू नहीं कर सकता। तो एक ध्यान में रखने वाली बात भी है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये नॉर्मल जीएसटी लगा ही नहीं सकता। ये नॉर्मल जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं, एक सेपरेट स्कीम मिलती है कंपोजिशन स्कीम। अगर आप वो लेते हो तो अपनी पॉकेट से एक परसेंटेज कर रखा है फिक्स, उतना जमा कराना है, जाकर के बात खत्म। आप कस्टमर से भी वो चार्ज नहीं कर सकते। तो यहां पर एक और जानने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, कंपोजिशन सप्लायर कैन नॉट इश्यू टैक्स इनवॉइस। कंपोजिशन सप्लायर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है भाई। मतलब वो जीएसटी लगा करके बिल नहीं देगा, उसके बिल पर लिखा हुआ मिलेगा आपको रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम, लेकिन उसमें जीएसटी लगा हुआ नहीं होगा। अभी इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, मेनली पहले तो एक स्पेसिफिक टर्नओवर तक ही कंपोजिशन स्कीम मिलती है। किसे मिलती है? जिस बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक हो, 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वालों को यह स्कीम मिलती है। टर्नओवर किसका देखा जाएगा? पिछले साल का। यदि किसी व्यक्ति का पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए था तो उसको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। और कुछ स्टेट, कुछ राज्य ऐसे भी है जिन्हें हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोलते हैं। उन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के केस में जो लिमिट है वो 75 लाख की। मतलब नॉर्मल स्टेट्स के लिए तो 1.5 करोड़ है, और नॉर्थ ईस्ट के मेनली कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 1.5 करोड़ नहीं होकर के इसकी लिमिट कितनी है? 75 लाख है। इस टर्नओवर के नीचे अगर आप होते हो तो आपको ये कंपोजिशन स्कीम मिलती है। इस टर्नओवर के ऊपर वाले लोग कंपोजिशन की बात ही नहीं करेंगे, उनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। टर्नओवर कौन से साल का देखा जाएगा? इस साल का या पिछले साल का? पिछले साल का देखा जाएगा। तो पिछले साल के टर्नओवर के बेस पर डिसीजन होगा कि इस साल तुम्हें कंपोजिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात का। अभी जब टर्नओवर निकलेगा तो हमने देखा कि टर्नओवर का सर एक फिक्स परसेंटेज भी है, वो परसेंटेज भी हमें निकालना होगा। ये जो परसेंटेज आगे दे रखा है ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आप कौन से व्यापारी हो। कौन से व्यापारी से मतलब क्या? कुछ मैन्युफैक्चरर लोग होते हैं, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम की रेट अलग है। कुछ ट्रेडर लोग होते हैं, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम की रेट अलग है। कुछ रेस्टोरेंट सर्विस वाले लोग हैं, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम की रेट अलग है। इसके अलावा एक ऑप्शन और जोड़ा गया है कुछ समय पहले, सेक्शन 10(2)(a) के अंदर सर्विस प्रोवाइडर के लिए कंपोजिशन स्कीम। पहले सर्विस प्रोवाइडर को कंपोजिशन स्कीम मिलती ही नहीं थी शुरुआत में, फिर धीरे धीरे सर्विस प्रोवाइडर को भी देना शुरू करा। तो वो सेपरेट एक तरीके से मान सकते हैं सेक्शन है। जो सर्विस प्रोवाइडर लोग हैं उनके लिए अलग सेपरेटली पढ़ेंगे। अभी अपन नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल में हमको 3 लोग मिलेंगे। एक कौन मिलेगा? मैन्युफैक्चरर मिलेगा, एक कौन मिलेगा? ट्रेडर मिलेगा, और एक कौन मिलेगा? रेस्टोरेंट सर्विस वाला मिलेगा। अब इनको किस रेट से कंपोजिशन लेवी या कंपोजिशन टैक्स देना होता है ये जानना है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां से जो क्वेश्चन आता है टर्नओवर निकालने का। क्वेश्चन आएगा, बोलेगा टर्नओवर निकाल के बताओ आप।
तो टर्नओवर कैसे निकालना है इस बात को भी अपन जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो अभी देखिए कुछ प्रोविजन अपन पढ़ना यहां से शुरू करते हैं इसके। यहां पर सबसे पहले तो दे रखा है कि भाई कंपोजिशन स्कीम क्यों लाई गई, क्या कारण है कंपोजिशन स्कीम का आने का। उसके बारे में अगर पढ़े तो क्या बोला गया, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स simplified and ease of doing business scheme for payment of taxes and filing of return or to certain category of taxable person। सरकार कुछ selected persons को क्या करना चाहती है, आसान तरीका प्रोवाइड कराना चाहती है। किस बात का भाई, टैक्स वगैरह जमा कराने का और रिटर्न भरने का, और वो कराया भी है इस स्कीम के थ्रू। एज ए रिजल्ट ऑफ सच टैक्सेबल पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन इलेबोरेट रिकॉर्ड्स, मतलब ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं रखना उसको, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है उसको, डिटेल में बहुत सारे ट्रांजैक्शन नहीं बताने हैं। तो डिटेल फाइलिंग ऑफ रिटर्न की जगह क्या करा, सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ने कंपोजिशन स्कीम प्रोवाइड कराई। तो कंपोजिशन स्कीम के बाद में क्या होता है कि आपको बस टर्नओवर निकालना है, उसका 1% करना है, जमा कराना है, बात खत्म हो गई। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई कंपोजिशन स्कीम को लाने का, भाई स्मॉल टैक्स पेयर को आसानी हो और उसको ज्यादा दिक्कत ना हो, आसानी से वो अपना सप्लाई करे। 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वालों को ही लिया गया है, 1.5 करोड़ से ज्यादा वालों को नहीं लिया गया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये स्कीम नहीं मिलती, वो भी हम देखेंगे। छोटा सा चैप्टर है 2-3 क्लास का, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता ही आता है इस चैप्टर से, चाहे इंटर हो या फाइनल हो। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपोजिशन स्कीम के, टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी एंड टू रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट। भाई जब काम ही कम करना है तो ऑटोमेटिकली कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाएगी। सप्लायर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी नीड नॉट टू वरी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ देयर गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्यों नहीं होना भाई, देखो आज के टाइम पर तो जीएसटी में हर एक प्रोडक्ट पर अलग अलग रेट है, तो देखना पड़ता है कि यार इस पर क्या रेट लगेगी, इस पर क्या। लेकिन मैंने कंपोजिशन में आपको क्या बताया, एक फिक्स परसेंट है, उससे देनी है, टेंशन ही नहीं। गुड सर्विस का कोई क्लासिफिकेशन नहीं करना कि इस पर रेट क्या लगेगी क्या नहीं लगेगी, आपको तो एक फिक्स रेट से लगाना है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रेज एनी टैक्स इनवॉइस, बट सिंपली वो जो इश्यू करते हैं इसको क्या बोलते हैं, बिल ऑफ सप्लाई। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। क्या कंपोजिशन टैक्स पेयर टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है, नहीं कर सकता। तो वो क्या इशू करता है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। तो एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान रखें उस पॉइंट ऑफ व्यू से। At the end of quarter, registered person opting for composition levy would pay a certain specified percentage of his turnover of the quarter as tax without availing the benefit of input credit। अब देखिए एक पॉइंट में यहां पर और एड ऑन कर रहा हूं। जब कंपोजिशन टैक्स पेयर टैक्स ही नहीं लगा सकता तो क्या, पहली बात तो वो बर्डन पास ऑन करेगा क्या आगे, वो लगाएगा ही नहीं टैक्स, तो बर्डन पास ऑन नहीं होगा। सपोज करो कि कंपोजिशन टैक्स पेयर ने क्या किया कि ये कंपोजिशन टैक्स पेयर है, इसने अपने बिजनेस के लिए एसी खरीदा और इस पर इसने जीएसटी पे करा 18,000 रुपए का। इधर से एसी खरीद के जीएसटी पे करा और इधर वो सप्लाई भी कर रहा है और सप्लाई पर एक फिक्स परसेंटेज से जमा करा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो 80 लाख रुपीज है, 80 लाख का 1% उसने जमा कराया। अब यहां पर देखो कि ये जो एसी खरीदी है इस पर जीएसटी पे करा इसने। हमने क्या पढ़ा है कि भाई कोई भी गुड्स और सर्विस को खरीदते टाइम जो भी जीएसटी तुम पे करते हो उसका बिजनेसमैन को क्या मिल जाता है, क्रेडिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कंपोजिशन वाले को वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्रेडिट लेगा ही किसके साथ, ये क्रेडिट किसके साथ एडजस्ट होता था, आउटपुट पर जो जीएसटी बन रहा है उसके साथ एडजस्ट होता था। जब आउटपुट पर जीएसटी लग ही नहीं रहा तो एडजस्ट भी नहीं हो पाएगा। तो यहां से एक और कंसेप्ट और हमारा पॉइंट बन जाता है जो आगे भी काम आएगा आईटीसी वाले में, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल टू कंपोजिशन सप्लायर। तो कंपोजिशन में रजिस्टर्ड सप्लायर को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलता है सर। ये चैप्टर चाहे इंटर हो फाइनल हो 100% इसका क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। और आगे
कम से कम 50-100 जगह पर इसका नाम आएगा बार बार, कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन सप्लायर। तो इसको ये चीजें नहीं, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट में आएगा कि कंपोजिशन सप्लायर को आईटीसी नहीं मिलता है, हमको पहले से ही पता है अब कि इसको आईटीसी नहीं मिलता, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर में हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस चीज को। यहां पर हमने लिखा था कांट इश्यू टैक्स इनवॉइस, तो आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, तो क्या इशू करता है फिर, बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है उसकी जगह। अब मेन बात आती है कि कौन कौन पर्सन भाई एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए। भाई वो एलिजिबल है जिसका टर्नओवर लिमिट से नीचे है, वो सब एलिजिबल है। सर लिमिट अभी अभी मैंने आपको बताई कि कंपोजिशन स्कीम की लिमिट क्या है, 1.5 करोड़ रुपए। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आप एलिजिबल है। बट कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, टैप्सून M3 वाले, जिनके लिए लिमिट 75 लाख, बाकी सबके लिए 1.5 करोड़। ये अलग से पहले इनके लिए चेंज थी, अब इनके लिए भी 1.5 ही है, तो अपने को इस पे भी नहीं देखना, बस ये देखना है। अब इसमें कौन कौन से स्टेट आ गए, मेनली नॉर्थ ईस्ट के हो गए। देखो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये तो हो गए M3, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। फिर त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और नागालैंड। तो त्रिपुरा इससे बन गया, अरुणाचल प्रदेश बन गया, फिर ये एपी से बना है ना, सिक्किम बन गया, उत्तराखंड बन गया और नागालैंड बन गया। और M3 ये आ गए, मणिपुर, मिजोरम और ये मेघालय। तो टैप्सून M3 वाले जो भी स्टेट है, इनके लिए लिमिट कितनी है, 75 लाख। तो यहां पर अपना कंक्लूजन क्या बनता है, देखिए इसके प्रोविजन को लेकर के क्वेश्चन अराइज हुआ, हु इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ये क्वेश्चन अराइज हुआ भाई कि कंपोजिशन स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है। तो इसका जवाब क्या है, द पर्सन हुज टर्नओवर इज बिलो स्पेसिफाइड लिमिट, बताई गई लिमिट से नीचे है। लिमिट क्या है, स्पेसिफाइड लिमिट, टर्नओवर की स्पेसिफाइड लिमिट। तो अगर जनरल लिमिट की मैं बात करूं, तो जो जनरल लिमिट है वो 1.5 करोड़ है। जो सब पर लगेगी दैट इज 1.5 करोड़, और जो टैप्सून M3 में लगेगी इसको बुक में कई जगह स्पेशल कैटेगरी स्टेट भी लिखा जा सकता है। इन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेट भी लिखा जा सकता है कई जगह। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं अंदर। ये तो हमारे टर्नओवर की लिमिट हो गई कि अगर इस लिमिट तक किसी का टर्नओवर जाता है तो उसको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। ये पहले सवाल का जवाब। जब भी कोई कंपोजिशन स्कीम पढ़ेगा तो पहला मन में सवाल यही आएगा कि भाई ये स्कीम कौन ले सकता है। तो उसका आंसर है कि एक टर्नओवर की लिमिट हम बता रहे हैं। इस टर्नओवर की लिमिट के नीचे अगर आपका टर्नओवर रहा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, अगर तुम इससे नीचे थे तो इस साल तुमको क्या मिल जाएगी, कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। सर किसी का पिछले साल कोई टर्नओवर ही नहीं, नया बिजनेस शुरू करा इसी साल, तो उसको भी मिल जाएगी क्योंकि उसका पिछले साल का कितना हुआ, 0।
तो उसको भी मिल जाएगी। तो जो नया शुरू करा है उसका पिछले साल का टर्नओवर कितना होगा, 0, तो उसको इस साल से मिल जाएगी। जिसका पहले से ही बिजनेस है तो पिछले साल का देखा जाएगा कितना था, अगर इस लिमिट के नीचे था उसका टर्नओवर तो उसे भी अवेलेबल हो जाएगी। तो और बाकी है, अब तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं, इन पे भी 1.5 करोड़ ही है। अब क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा कि अगर आप इस टर्नओवर के अंडर हो तो अब आपको क्या करना है, आपके टर्नओवर का एक स्पेसिफाइड परसेंटेज करना है, उतनी कंपोजिशन लेवी आपको सरकार को जाके जमा करानी होगी। अब हम देखने जा रहे हैं कि सर कंपोजिशन स्कीम की रेट क्या क्या है, कि किस रेट से आपको जीएसटी जमा कराना है सरकार को जाकर के। पहली बात क्या बोली गई, अभी अपन इतनी सी बात पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के लिए अगर हमको कभी कोई कंपोजिशन स्कीम की रेट पूछे तो हम बोलेंगे 1% है। मैन्युफैक्चरर लोगों के लिए कंपोजिशन स्कीम की रेट 1%, रेस्टोरेंट सर्विस वालों के लिए कंपोजिशन स्कीम की रेट है 5%, और जो ट्रेडर लोग हैं उनके लिए है 1%। और सप्लायर की बात बाद में करूंगा मैं, अभी नहीं करेंगे। सप्लायर लोगों के लिए, सप्लाई किसकी सप्लाई, सर्विसेज की सप्लाई वालों के लिए अलग से एक स्कीम आई है 6% वाली 10(2)A में, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। अभी नॉर्मल बात करते हैं। देखो अब यहां पर इसका ही बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखो हमने ये तो जान लिया कि कौन एलिजिबल है। अब सवाल आता है व्हाट इज द रेट ऑफ कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी की रेट क्या है? तो कंपोजिशन लेवी की रेट्स अलग अलग है भाई, डिपेंड करेगा कि आप कौन से बिजनेस फॉर्म में इन्वॉल्व है। सबसे पहले मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज का, उनके लिए एक लिमिट है। देन ट्रेडर, उनके लिए एक लिमिट है। देन रेस्टोरेंट सर्विस, उनके लिए एक लिमिट है। और चौथा पार्ट जो कि अपन बाद में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सर्विस प्रोवाइडर। और गुड्स प्लस सर्विस प्रोवाइडर, उनके लिए अलग रेट है। अब हमको अगर कभी रेट पूछे तो हमको रेट पूरी वाली याद रखनी है भाई। इस पर रेट है 1%, इस पर भी रेट है 1%, इधर रेट है 5% और इधर रेट है 6%। ये जीएसटी की रेट्स है इनके लिए। अब इसके अंदर क्या होता है, जो भी रेट है इस रेट के अंदर हाफ तो सीजीएसटी होता है और हाफ एसजीएसटी होता है। तो अगर हम फर्स्ट में मैन्युफैक्चरर वाले में देखें तो आधा % सीजीएसटी, आधा % एसजीएसटी। ऐसा ही ट्रेडर, रेस्टोरेंट और गुड्स प्लस सर्विस के अंदर है। इन सब के अंदर आधी आधी रेट कर दी जाती है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी निकल जाता है। अब लेकिन यहां पर एक ये जो लास्ट वाला ये एक स्पेशल अलग से है, इसकी बात हम बाद में और करेंगे क्योंकि इसमें कुछ अलग चीजें भी है और भी पॉइंट्स है अलग से। अब एक और क्वेश्चन आया, डज मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर कैन प्रोवाइड सर्विस।
ये एक सवाल है। अच्छा, इससे पहले ऊपर वाले में एक छोटी सी डिटेल मैं बताता हूं जो कि बड़ी काम की डिटेल है, वो अपनी रह गई। आप यहां पर देखो, ये जो परसेंटेज अपन कर रहे हैं वो किसका करना है, परसेंटेज कौन सी वैल्यू का करना है। तो आप यहां पर देखोगे तो क्या लिखा है, एग्रीगेट टर्नओवर। अभी देखेंगे कैसे निकलता है, निकालने का पूरा तरीका है। इधर क्या बोला है, कौन है ये, रेस्टोरेंट एग्रीगेट है। और इधर देखो क्या बोला है, टैक्सेबल टर्नओवर। इधर बोला गया है टैक्सेबल टर्नओवर, और इधर क्या बोला गया है। अब यहां पर देखो एक स्पेशल बात क्या है कि सप्लायर के लिए जो 1% किया जा रहा है वो किसका है, टैक्सेबल का, और बाकी सब में किसका किया जा रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर का। तो यहां पर स्पेशली लिख लेना 1% किसका है, टैक्सेबल टर्नओवर का, क्योंकि आगे अपन एग्जांपल करेंगे इसका, तब इसको जानने वाले हैं। बाकी सब में एग्रीगेट टर्नओवर का है। इसमें लेकिन अभी भी कुछ अलग बातें हैं, ये लास्ट वाला, इसमें जो दिख रहा है वो नहीं है, और भी चीजें। अब ये रेट्स पढ़ी हमने, इसके साथ में मन में ये सवाल आया कि ये मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर है, क्या ये साथ में सर्विस भी दे सकते हैं कुछ। जैसे मान लो कई बिजनेसमैन वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार सर्विस भी दे देते हैं। कौन सी सर्विस, जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे दी, बोला भाई हमारी गाड़ी है, आपके घर पर गुड्स छोड़ के आ जाएगी, तो ये तो अपने आप में एक सर्विस हुई। क्या ये लोग साथ में सर्विस भी प्रोवाइड करा सकते हैं क्या। तो जवाब है यस, एक लिमिट तक। एक लिमिट बताई गई, बोला इतनी लिमिट तक आप सर्विस भी प्रोवाइड कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कंपोजिशन निकालो, सर्विस कितनी प्रोवाइड करा सकता है ये निकालो, और 4 से 6 नंबर के बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं। तो अगर मैं इसका जवाब दूं तो जवाब क्या बनेगा, यस दे कैन प्रोवाइड सर्विस अप टू हायर ऑफ द फॉलोइंग। दो पॉइंट बताए, बोला इन दोनों में से हायर निकालो, उस लिमिट तक की आप सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो। पहला पॉइंट 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। दूसरा पॉइंट 5 लाख रुपए। इन दोनों में से हमें हायर करना होगा। जो हायर अमाउंट आएगा वहां तक आप सर्विसेज दे सकते हो, उससे ऊपर निकल गए तो सर ये, अगर ये लिमिट है, इससे ज्यादा सर्विस दे दी तो क्या होगा, फिर इनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, ये नहीं ले पाएंगे। इनके पास में एक ऑप्शन और जरूर होगा, वो वाला लास्ट वाला। अच्छा सर, हमने टर्नओवर की लिमिट पढ़ी कि इतनी लिमिट तक आपको ये स्कीम मिल जाएगी। जैसे जनरल लिमिट क्या थी, 1.5 करोड़, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में लिमिट कितनी, 75 लाख। वो वाले जो लोग हैं, वो लास्ट सर्विस प्रोवाइडर, उनके लिए लिमिट भी अलग है, उनके लिए सब कुछ ही अलग है। जैसे मैंने बताया, ये अपने आप में एक अलग स्कीम है जो आई है, इनके लिए लिमिट है 50 लाख रुपए की। अभी हम सारी स्पेशली इस लिमिट अलग से पढ़ेंगे इस स्कीम को कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो अब हमारा सवाल आया, क्या मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। कितनी करा सकते हैं, हायर ऑफ द फॉलोइंग। ये 2 पॉइंट निकालने होंगे आपको। देखिए यहां पर भी बता रखा है 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइन। अब टर्नओवर कैसे निकालते वो भी देखेंगे अपन, और 5 लाख रुपए। अभी देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल दिया, राम सेवक इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर था 60 लाख रुपीज। सिंस इज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड रुपीज 1.5 करोड़, ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। अच्छा, वो सर्विसेज कहां तक दे सकता है, 60 लाख का 10% 6 लाख, और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो दोनों में से हायर क्या आया, 6 लाख। 6 लाख रुपए की सर्विस वो दे सकता है 7 साल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है।
मिल जाएगी उसको। अभी अगला सवाल आता है, which goods are not eligible for composition scheme? कौन कौन से गुड्स कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है? जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं सेम वैसा ही एग्जाम में मिलेगा आपको। अब कंपोजिशन के जिन जिनको अवेलेबल नहीं है उसकी लिस्ट है गुड्स की। हाँ जी, तो कौन कौन से गुड्स अवेलेबल नहीं है वो देखिए, जिनको कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं होगी। फर्स्ट जो गुड्स है वो है आइसक्रीम एंड अदर इडिबल आइस। वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकुआ। कोकुआ आइसक्रीम में डलता है, कुछ आइसक्रीम वगैरह बनाने के काम में आने वाला एलिमेंट है, वो हो या ना हो इनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी भाई। सेकंड,
पान मसाला, इनको भी जो है कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। थर्ड, एरेटेड वाटर, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनको भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज फ्लाई ऐश ब्रिक्स, इनको पहले लिख लेते हैं फिर जानेंगे ये है क्या। अरे आवाज क्यों आ रही है पीछे से बार बार। कोकुआ, फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट विथ 90% और फ्लाई ऐश। बिल्डिंग ब्रिक्स, earthen and roofing tiles, bricks of fossil meals or similar siliceous earths. अब देखिए ये कुछ गुड्स है जो कि एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। अब ये होते क्या क्या इसमें ये जानते हैं। फर्स्ट देखिए आइसक्रीम के बारे में हम जानते हैं, पान मसाला के बारे में हम जानते हैं और एरेटेड वाटर के बारे में हम जानते हैं।
फ्लाई ऐश ब्रिक्स क्या होती है? ऐश मतलब राख होता है एक तरीके से। अभी फ्लाई ऐश क्या होता है, देखो कुछ ईंटें आती है, आपको देखोगे तो कुछ ईंट तो आती है आपकी रेड कलर की, मिट्टी की, कुछ डार्क ब्लैक टाइप की कलर की भी आती है। वो किसकी आती है? ऐश की आती है। ठीक है, तो वो जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स है उनको भी नहीं मिलेगा, और बिल्डिंग ब्रिक्स, बिल्डिंग बनाने के काम में आने वाली, उनको भी नहीं मिलेगा। ये टाइल्स वगैरह क्या होती है, देखिए इनको देखते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक्स कैसी दिखती है उसके बारे में जानते हैं। तो ये वाली जो होती है ईट्स, ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स कहलाती है, ऐश के कलर की होती है ये। तो ये वाली ईट्स के ऊपर जो है आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल पाएगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या बोला? बिल्डिंग ब्रिक्स। अब ये नॉर्मल ब्रिक्स आप देखते हो, ये नॉर्मल वाली ब्रिक्स जो है घर बनाने के काम में आती, इन पर भी नहीं मिलेगा। थर्ड क्या बोला गया है देखिए, फ्लाई ऐश बिल्डिंग अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स। तो ऐसे घरों के ऊपर क्या होता है कि इस टाइप से ये टाइल्स लगी हुई होती है। आप जिन एरिया में बर्फ ज्यादा गिरती है उनमें ऐसा और ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो टाइल्स होती है घरों के ऊपर लगाई जाती है इस तरीके से, तो ये वाली भी इलिजिबल नहीं है। ये कंपोजिशन स्कीम इन लोगों को भी नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्या बोला है देखिए, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स और सिमिलियर सिलिशियस अर्थ। अब ये थोड़ी अलग टाइप की ब्रिक्स होती है, वैसे तो अपन इन डिटेल तो मिलेगी नहीं यहां पर। यहाँ ऐसे देखने को नहीं मिल रही। बट होता क्या है कि फॉसिल वगैरह क्या होते हैं कि जब बहुत टाइम पहले, आज के लाखों साल पहले क्या था पृथ्वी पे? डायनासोर थे। डायनासोर तो बाद में आए, पहले तो क्या थी कि पृथ्वी बिल्कुल गर्म थी, आग का गोला। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उस पर पानी पानी आया, और पानी से बारिश हुई। तो बारिश होने के बाद में वो जो गर्म चीजें थी वो सूख गई, और फिर डायनासोर आए। डायनासोर आने के बाद में क्या हुआ कि एक टाइम पर एक उल्का पिंड आकर के गिरा पृथ्वी पर दूसरे कहीं से, और वो उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई। तो पृथ्वी का एक एरिया जहां पर बहुत ज्यादा पानी था वो सब पिघल गया, और बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर के पूरी की पूरी पृथ्वी खत्म हो गई, और डायनासोर भी खत्म हो गए। और डायनासोर वगैरह जो दब गए, उसी से आज क्या बनते हैं? फॉसिल बनते हैं। जो भी पहाड़ वगैरह है, उस टाइम के जितने भी जानवर थे वो दब गए, और आज बहुत टाइम के बाद में ये फॉसिल्स बन गए। जैसे चिड़ियाएं जो है आज, चिड़िया और कबूतर, ये डायनासोर के वंशज है। ये जो उड़ने वाले डायनासोर होते थे, अब वो वातावरण के अकॉर्डिंग चेंज होते होते ऐसे रह गए। तो अब ये क्या होता है, ये जैसे एक पहाड़ दिख रहा है, इतना क्लियर नहीं है, यहां से क्या होता है फॉसिल्स वगैरह निकलते हैं, इनसे भी हीट बनाई जाती है। तो इन
इन शॉर्ट अपन बोले तो सारे टाइप की ब्रिक्स यहां पर आ गई, इन ब्रिक्स के ऊपर कंपोजिशन स्कीम नहीं एलिजिबल नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन आ सकता है भाई 4 नंबर का, बताओ कौन कौन से गुड्स के ऊपर आपको ये स्कीम नहीं मिलती है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता होना चाहिए कि इन सभी के ऊपर कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। आ गया ना वो, पान मसाला एंड टॉबैको एक ही बात है, लिख लो। फिर भी कई लोग इसमें भी ज्यादा फर्क करते हैं। देखो हमारे लिए तो अलग ही है, लेकिन जो खाते हैं लेते हैं उनके लिए थोड़ा फर्क है इसमें। अरे टोबैको अलग है, पान मसाला अलग है। तो ये सारे के सारे गुड्स जो है एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। आगे फिर इनके नाम एक दो जगह आएंगे इन सारे गुड्स के, तो इसीलिए हमको ध्यान में रखना है और साथ साथ पढ़ते रहना है इसको। छोटा सा टॉपिक है, ऐसा कुछ ज्यादा भी नहीं है। अब अपने को देखो मेन काम क्या करना है। अभी अपने को ये पता चल गया कि किसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, मिलेगी तो किस रेट से आपको जो है टैक्स जमा कराना है। अब बात आती है कि टर्नओवर कैसे निकाले, क्योंकि ये जो भी परसेंटेज हो रहे हैं ये परसेंटेज सारे किसके, टर्नओवर के हैं। तो टर्नओवर निकालना सीखना जरूरी है अपने लिए। जब अपन टर्नओवर निकालना सीखेंगे, यहाँ पे देखिए टर्नओवर को डिफाइन किया है, यही सेम टर्नओवर निकालने का काम अपने को रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में भी करना है। तो वहां पर भी सिमिलर टाइप का हमको यहाँ पर पढ़ना होगा। चलिए ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और टर्नओवर निकालना सीखे। आपका स्टडी मटेरियल भी साथ में लेके आए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे अपन इसके।